ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का आज 41st लेक्चर है। सो वी हैव क्रॉस्ड हाफ वे मार्क इन आवर कोर्स। 80 लेक्चर्स हैं, उसमें से हम हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती चली जाती है ना। तो now we'll be learning more and more important things in English from examination point of view। ठीक है, तो वो चीज़ें आती चली जाएंगी। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको वर्ब कंपोनेंट में इन केस और लेस्ट का यूज सिखाया था। ठीक है, किसी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, जैसे कोई सिचुएशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रास्ते में पानी ना मिले, ये सिचुएशन है और इसकी तैयारी क्या कर रहे हैं आप? पानी साथ में रख लो, कहीं रास्ते में पानी ना मिले। तो सिचुएशन है रास्ते में पानी ना मिले और इसी की तैयारी है ये। तो कीप या कैरी सम वाटर इन case we do not find water on the way, कहीं रास्ते में हम लोग पानी ना पाएं, या लिस्ट we should not find, या we not find water on the way। लिस्ट के साथ शुड प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर या प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, जिसमें वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म, मार्कर टू नहीं आएगा। पानी साथ में रख लो, कहीं रास्ते में पानी न मिले। ठीक है ना। मैंने उनसे बात कर ली है, ताकि वह घर पर उस समय रहें। तो वह घर पर उस समय रहें, ये सिचुएशन है, इसकी तैयारी है। तो वह घर पर उस समय रहें, ये सिचुएशन है और उसकी तैयारी है। मैंने उनसे बात कर ली है। आई हैव नहीं, ये तो दूसरा ही लिख दिया मैंने। मैंने उनसे बात कर ली है, कहीं वह घर पर ना रहें। घर पर ना रहें, इस बात की तैयारी है कि हमने पहले बात कर ली है। आई हैव टॉक्ड टू या टॉक्ड विद हिम in advance in case he is not at home, then या list
he should not be he not be at home then. बता दो उसको फोन करके। कहीं वह टैक्सी भाड़ा पर ले ले। टैक्सी भाड़ा कर ले या ना कर ले बात एक ही है। तो टैक्सी भाड़ा कर ले ये सिचुएशन है और इसकी तैयारी है कि बता दो उसको फोन करके कि ना करे। हाँ। टेल हिम ऑन द फोन या ओवर द फोन। इन केस he hires a taxi, lest he should hire he hire a taxi। लोग आवारा कुत्तों से बचते हैं कहीं काट न लें। People avoid stray dogs in case they bite them, lest they should bite they bite them। चाचा जी से मिल लो, कहीं उन्हें तुमसे कुछ कहना हो। Meet uncle in case he wants to say something to you, lest he should want he want to say something to you। तो
उस सिचुएशन को देखना है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उस सिचुएशन को लिखना होता है इन केस से। इन केस जब भी लिखते हैं तो प्रेजेंट टेंसेस लिखते हैं, और लेस लिखते हैं तो शुड प्लस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर आता है, या बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं। ठीक है, ये पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई एक सेंटेंस है, कोई बात कही गई है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहे, कहने का अंदाज बदल जाए। जैसे आपने कहा मैं अमीर हूं, है ना, या आपने कहा मेरे पास बहुत धन है, मुझे धन की कमी नहीं है। लेकिन तीनों का अर्थ सेम है, लेकिन कहने का अंदाज अलग अलग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे मैं अमीर हूं कहेगा कि इसी बात को दूसरे तरीके से लिखिए, तो आप लिख सकते हैं मेरे पास बहुत धन है, या आप लिख सकते हैं मुझे धन की कमी नहीं है। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर सकता है? भाई कोई बात कही गई है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना, वही कर सकता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसको भाषा पर पूरा कमांड है। ट्रांसफॉर्मेशन अंतिम चीज है। किसी की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करनी हो तो ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित प्रश्न पूछते हैं। कोई सेंटेंस हम दे देते हैं, कहते हैं कि हमें इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए, किसी दूसरे तरीके से कह के दिखाइए। कई बार डायरेक्शन दिया रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में करना है। ठीक है ना। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या ज़्यादातर एग्जाम में एक्टिव पैसिव, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करिए या पैसिव को एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करिए। किसी की डायरेक्ट स्पीच है, सीधे सीधे कही बात है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करिए इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि किसी की कही बात को अब अपने शब्दों में बना कर कहिए। ये दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, एसएससी में तो यही दो चीज़ पूछी जाती हैं, पर बाकी एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन पर। और हमने आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश, जिस तरह आप सीख रहे हैं, आप इंग्लिश के उस्ताद हैं, टीचर हैं, है ना। तो आप किसी भी सेंटेंस का किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सैकड़ों चीज़ें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। जैसे ये लिखा है आई एम रिच, अब आपसे कहेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, देयर शुड बी नो यूज ऑफ एनी एडजेक्टिव। ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है कि एडजेक्टिव का यूज हो ही नहीं सेंटेंस में। जैसे यहाँ एडजेक्टिव है ना, रिच क्या है? एडजेक्टिव है। इसको इस तरह इस्तेमाल करिए कि कोई एडजेक्टिव यूज ना हो सेंटेंस में। डायरेक्शन में लिखा रहेगा, निर्देश में लिखा रहेगा कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इन अ वे दैट देयर इज नो एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव यूज्ड ही ना हो। तो आप लिख सकते हैं आई हैव मच वेल्थ, मेरे पास बहुत वेल्थ है, धन है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से लिख देंगे, है ना, कि आई हैव नो लैक या नो भी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर को एडजेक्टिव की कैटेगरी में कोई लोग मानते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं कि आई हैव वेल्थ, मेरे पास वेल्थ है, धन है। ठीक है, इसमें कोई एडजेक्टिव इसके पहले नहीं लगाएंगे, कहीं एडजेक्टिव नहीं है। आई हैव वेल्थ, मेरे पास धन है, मतलब मैं धनी हूं, अमीर हूं।
I do not live. I do not live in poverty. मैं गरीबी में नहीं जीता हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं अमीर हूँ, ठीक है ना। तो एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव में भाई दोनों का अर्थ तो सेम ही होता है। अगर आपने कहा कि माया ने मेरी किताब चुरा ली, माया स्टोल माई बुक, या मेरी किताब माया द्वारा चुरा ली गई। My book was stolen by Maya। भाई ये एक्टिव है और ये पैसिव है ना। अर्थ तो दोनों का सेम है, मीनिंग तो सेम ही है, कहने का अंदाज अलग अलग है। एक एक्टिव है, एक पैसिव वॉइस है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे किसी का डायरेक्ट स्पीच, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी की कही या लिखी बात को आप कोट कर रहे हैं, कोट करना मतलब उसका जिक्र करना, और जब आप किसी की कही या लिखी बात का जिक्र करते हैं, कोट करते हैं उसको, तो हू बहू आप वही कहते या लिखते हैं जो उसने कहा या लिखा है, उसमें बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है। कोटेशन भी बोलते हैं, किसी की कही लिखी बात को कोटेशन या उद्धरण भी बोलते हैं, कथन भी बोलते हैं। और निशानी है, साइन है, सिंबल है कि जब भी आप किसी की कही या लिखी बात को जिक्र कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो उसको आप इसके भीतर रखते हैं, है ना, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखते हैं। इसमें डायरेक्ट स्पीच होता है। अब एक बात बताता हूँ आपको, रिपोर्ट करना क्या होता है। जैसे आप कोई अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस को कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करने का मतलब जाके बताना, खबर पहुंचाना, वो चीज़ उनको वर्णन करना, है ना। तो जब कोई बात किसी ने लिखी या किसी ने कही, उसके कहे या लिखे हुए बात को आप रिपोर्ट करते हैं, यानी आप उसको नरेट करते हैं, वर्णन करते हैं। तो किसी की डायरेक्ट स्पीच को नरेट करना, रिपोर्ट करना, अपने भाषा में बनाकर, तो आप हो गए इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग। समझ में आ रहा ना। डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है। तो जो भी बात किसी ने कही, उसके बात को हूबहू विदाउट एनी चेंज इन्वर्टेड कॉमास में आपने रख दिए, वो कोटेशन हो गया। उसकी कही या लिखी बात को हूबहू आपने यहाँ लिख दिया, अपने से बना करके नहीं बोला आपने, जैसा उसने बोला था लिखा था वैसा ही लिख दिया आपने। ये है डायरेक्ट रिपोर्टिंग, या ये है डायरेक्ट स्पीच, या है डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब किसी की बात को बना करके आप अपने शब्दों में बना करके पेश करें, रिपोर्ट करें, नरेट करें, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई। समझ में आ रहा है ना। हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच? तो वह बात, स्पीच मतलब बात, जो रिपोर्ट की जा रही है, जिसको बारे में हम आपको बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो किसी बात को लिखा गया कहीं, किसी ने बोला, उसकी बात को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है। उस बात को हम नरेट कर रहे हैं, नरेटेड स्पीच है। तो इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच को। अच्छा, ये जो बात है, किसने कही, कब कही, किससे कही, कहाँ कही, इस चीज़ को दर्शाने के लिए एक
रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है, जिसमें ये जिक्र होता है कि ये बात किसने कही, किससे कही, कब कही, है ना। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। माया सेड टू मी, माया ने मुझसे कहा। माया ने मुझसे क्या कहा? आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगी टू नाइट, आज रात। देखिए उसने क्या बोला था, आई विल स्टे हियर टू नाइट, आज रुकूंगी मैं यहाँ, आज रात में यहाँ रुकूंगी। ये बात माया ने बोली, पीछे कहीं बोली है, आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, या कुछ समय पहले। तो उसने जो बोला हूबहू मैंने उसको क्या कर दिया, लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में। ये उसका डायरेक्ट स्पीच है कि माया ने कहा मुझसे। अब अगर हम इसको इनडायरेक्टली नरेट करें, इनडायरेक्टली रिपोर्ट करें, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको अगर ट्रांसफॉर्म करें, यानी इसी बात को, इसकी कही बात को हम अपने से बना करके बोलें, तो हम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि माया ने मुझे बताया कि वह रुकेगी या रुकती वहां उस रात को। देखिए क्या क्या बदल रहा है कि माया ने, क्योंकि देखिए जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, नरेट करते हैं, तो 3 चीजें बदलती हैं। एक कि ये बात को कहने वाला आदमी, स्पीकर का रेफरेंस बदल गया। ये बात किसी ने कहा था, जब इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है तो अब मैं कह रहा हूं, तो स्पीकर बदल गया। ये बात किसी और समय पर कही गई थी, लेकिन अब ये बात मैं अभी इस समय के हिसाब से कह रहा हूं, तो टाइम रेफरेंस बदल गया। प्लेस रेफरेंस भी बदल गया, क्योंकि ये बात जिसने कहा कहीं दूसरे स्थान पर कहा था, और इसे आज मैं अभी बोल रहा हूं, ये स्थान के हिसाब से बोल रहा हूं। तो 3 चीजें बदल गई। स्पीकर बदल गया, स्पीकर रेफरेंस बदल गया। दूसरा टाइम रेफरेंस बदल गया कि पिछली बात को आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और तीसरा प्लेस रेफरेंस बदल गया कि वो कहीं बात और बोली गई थी और आज मैं जहां पे हूं उस हिसाब से उस स्थान के रेफरेंस में बोल रहा हूं। तो टाइम रेफरेंस, प्लेस रेफरेंस और स्पीकर रेफरेंस तीनों बदल जाता है। तो आज अगर आप इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करें, इसकी इनडायरेक्ट नरेशन करें, तो आप यही बोलेंगे कि माया ने मुझे बताया या माया ने मुझसे कहा कि वह रुकेगी वहां उस रात को, या उसने बताया मुझे कि वह उस रात को वहीं रुकती। तो इंग्लिश में आप अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि माया सेड टू मी, या माया टोल्ड मी दैट, कि वह वहीं रुकेगी, शी वुड स्टे। आपको बताया है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो मुझसे कही, पास्ट की बात है, तो पास्ट में, पास्ट से आज से पीछे किसी पास्ट टाइम पे जाइए, उस पास्ट टाइम से अगर आगे की बात हो तो विल नहीं वुड का इस्तेमाल होता है, पढ़ा चुके हैं। तो माया सेड टू मी या टोल्ड मी दैट शी वुड स्टे, कि वो रुकती देर, वहीं पे, दैट नाइट, उस रात को, है कि नहीं। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोनों का अर्थ सेम है, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है, पर कहने का अंदाज अलग अलग है। पहले क्या थे, 2 अलग अलग सेंटेंसेस थे। ये एक अलग सेंटेंस था, आई विल स्टे हियर टू नाइट, ये अलग सेंटेंस था। 2 सिंपल सेंटेंसेस थे, अलग अलग थे, सेपरेट थे। जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म किया आपने, जब उसकी इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग या इनडायरेक्ट नरेशन हो रहा है, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। मेन क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट शी वुड स्टे देयर दैट नाइट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब मेन क्लॉज पूरा यहाँ से माया से लेकर के नाइट तक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, है कि नहीं।
चलिए, तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव ट्रांसफॉर्म करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहीं तक सीमित नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सैकड़ों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे लिखा है I saw a tiger and ran away. मैंने देखा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मैंने देखा एक बाघ, ऑब्जेक्ट है, एंड ये भी वर्ब है, ये एडवर्बियल है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी मेन क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मेन क्लॉज यानी कंपाउंड सेंटेंस हो गया ना। अब इसको कहा जाए कि नहीं भाई, इसको ट्रांसफॉर्म करिए सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक ही क्लॉज हो। तो आप लिखेंगे कि सीइंग द टाइगर, सीइंग मतलब देखकर, सीइंग द टाइगर, ये पार्टिसिपियल फ्रेज है, एडवर्बियल का काम कर रहा है। या हैविंग सीन द टाइगर, हैविंग सीन द टाइगर, टाइगर को देख चुके होने के बाद, आई रैन अवे, मैं भाग गया दूर। ठीक है, तो आई जो है सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, अवे एडवर्बियल है, और ये तो एडवर्बियल है ही। देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, अर्थ सेम है। मैंने बाघ देखा और भाग गया, सीइंग द टाइगर, बाघ को देखकर आई रैन अवे, मैं भाग गया। दोनों का अर्थ सेम है, पर कहने का अंदाज, तरीका, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्म्स अलग अलग हैं। ऊपर जो है कंपाउंड सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस है, दो अलग अलग क्लॉज हैं। सिंपल सेंटेंसेस में एक ही क्लॉज है ना। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि छाता ले लो कहीं बारिश हो जाए, कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इसी बात को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे हम। इन केस की जगह लिस्ट वाला फॉर्म लगा दें कि कैरी एन अम्ब्रेला लिस्ट इट शुड रेन, छाता ले लो लिस्ट इट शुड रेन, कहीं बारिश हो जाए। तो दोनों का अर्थ तो सेम ही है, पर कहने का अंदाज क्या है, अलग अलग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज़ है। जैसे आपसे कहा जाए कि व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है, तो कैसा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आपसे कहा जाएगा कि इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलिए। सेंटेंस का अर्थ हमेशा याद रखिएगा, बदलना नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग सेंटेंस का बदलता नहीं है, केवल कहने का अंदाज, स्ट्रक्चर, तरीका बदलता है। तो व्हाट अ प्लेस, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो आपको मालूम है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अक्सर छुपे रहते हैं, छुपे हुए हैं। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। व्हाट अ, ये कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट अ प्लेस शुरू में ही बताए थे आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाला हिस्सा पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह की रचना होती है, सब्जेक्ट वर्ब अक्सर छुपे होते हैं दोनों। तो व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जबरदस्त जगह है ये।
तो अगर असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, ये एक ज़बरदस्त जगह है। तो अर्थ दोनों का सेम है, पर देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल हो गया कि कभी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाएगा, कहा जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। कभी ऑपोजिट भी हो सकता है कि यू विल बी गिवन एन असर्टिव सेंटेंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। जैसे एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं। कहा जाएगा कि इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलिए। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में बदलिए। आप सोचेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि असर्टिव सेंटेंस और क्वेश्चन दोनों का अर्थ सेम रहेगा? यस, सेम रह सकता है। जैसे आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, इसको आप बोल सकते हैं एम आई रिच, क्या मैं अमीर हूँ? आप जब किसी से बोलते हैं अच्छा मैं बदमाश हूँ, मैं बदमाश हूँ, तो एक्चुअली आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं बदमाश नहीं हूँ, है ना। तो उसी तरह से मैं अमीर हूँ, इसका मतलब है कि मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। तो दोनों का अर्थ सेम है। असर्टिव सेंटेंस आई एम नॉट रिच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एम आई रिच, मैं अमीर हूँ, समझा ना, दोनों का अर्थ सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये भी एक एग्जाम्पल है। आपको एक ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया जाए, और कहा जाए उसको कि आप इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू गेट वेल सून, भगवान करे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको अगर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसको अगर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं दैट यू मे गेट वेल सून, कि आप जल्दी ठीक हो सकें, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। आई प्रे दैट यू मे गेट वेल सून, दोनों का अर्थ सही सेम ही है। मे यू गेट वेल सून, भगवान करें आप जल्दी ठीक हो जाएं। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं दैट यू मे गेट वेल सून, कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। दोनों का अर्थ तो सेम ही है। ऊपर वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नीचे वाला असर्टिव सेंटेंस है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? एग्जाम्पल है ना। जैसे आपको असर्टिव सेंटेंस दिया जाए या इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाए, और इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको कहा जाए कि ट्रांसफॉर्म करिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में। जैसे प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज,
कृपया आवाज न करें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो क्या बोलेंगे? आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नॉट टू मेक अ नॉइज, शोर न मचाने के लिए। बात तो सेम ही है, पर ऊपर वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको मालूम है इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, उसमें सब्जेक्ट यू हम होता है हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो कि छुपा रहता है अक्सर, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ डू का इस्तेमाल होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है तो डू का इस्तेमाल होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइज, कृपया आवाज़ न करें। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक अ नॉइज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आवाज़ न करने के लिए, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने क्या है, असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझना है। तो अगर लिखा हुआ है कि टू मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक, ये एडवर्ब है। जैसे आपने अगर ये लिखा टू रिच, टू बाय दिस चीप वॉच, इस सस्ती घड़ी को खरीदने के लिए इस सस्ती घड़ी को खरीदने के लिए आवश्यकता से या अत्यधिक अमीर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इतना अमीर, सो रिच, भाई इस घड़ी को खरीदने के लिए अत्यधिक अमीर, आवश्यकता से अधिक अमीर मतलब इस सस्ती घड़ी को नहीं खरीदेगा, इतना अमीर है ना, इतना अमीर कि इस सस्ती घड़ी को नहीं खरीद सकता है। So rich that, जैसे मान लीजिए he is too rich to buy this cheap watch, वो आवश्यकता से अधिक अमीर है सस्ती घड़ी को खरीदने के लिए, यानी he is so rich, वो इतना अमीर है that कि he cannot buy, वह नहीं खरीद सकता दिस चीप वॉच, इस सस्ती घड़ी को। अच्छा, केवल अगर हम ऐसा बोलें कि शी इज टू ब्यूटीफुल, ये गड़बड़ है कि सही है? गड़बड़ है, क्योंकि आप कह रहे हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत है। अरे भाई, जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, या दयालुता है, काइंडनेस है, या ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इंटेलिजेंस है, तेजपना है, ये तो अच्छे गुण होते हैं। इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि अत्यधिक, इतना ज़्यादा कि हो नहीं सकता। इसमें तो जितना ज़्यादा उतना अच्छी बात है। तो जो अच्छे या पॉजिटिव सेंस देने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ T-O-O-2 का इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ बड़ा बेढंगा बनेगा। शी इज़ टू ब्यूटीफुल मतलब वो इतनी खूबसूरत है जितना नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये अकेले ऐसे लिखना गलत होगा।
आप लिखेंगे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। लेकिन आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि शी इज़ टू ब्यूटीफुल, वो आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत है टू मैरी यू, तुमसे शादी करने के लिए। तुमसे शादी करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत है, इसका मतलब ये कि तुम्हारे लिए जितना खूबसूरत लड़की होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा वो खूबसूरत है। यानी वो आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत है तुमसे शादी करने के लिए, मतलब इतनी खूबसूरत है कि तुमसे शादी नहीं करेगी। आप तब लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो इतनी खूबसूरत है दैट कि शी कैन नॉट मैरी यू, कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकती है ना। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल ही है कि अगर सेंटेंस इस तरह से दिया, रिमूवल ऑफ टू, TOO को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस को रीराइट करिए या ट्रांसफॉर्म करिए। यानी इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखिए कि TOO रिमूव्ड हो जाए, हट जाए। ऐसा एग्ज़ाम में पूछता है, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में, जुडिशियल एग्ज़ाम में। तो आप लिखेंगे कि ही इज सो रिच, वो इतना अमीर है दैट ही कैन नॉट बाय दिस चीप वॉच, कि वो नहीं खरीद सकता इस सस्ती घड़ी को। दोनों का अर्थ सेम है। वैसे ही इन दोनों का अर्थ सेम है कि शी इज़ टू ब्यूटीफुल, वो आवश्यकता से ज़्यादा खूबसूरत है टू मैरी यू, आपसे शादी करने के लिए। यानी शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो इतनी खूबसूरत है दैट शी कैन नॉट मैरी यू, कि आपसे शादी नहीं कर सकती है ना। लेकिन इनफ का मतलब होता है, पहली बात तो इनफ एडजेक्टिव भी होता है। इनफ मतलब पर्याप्त, इसके बाद नाउन आता है। लेकिन इनफ जो है एडवर्ब भी है, इसका मतलब होता है पर्याप्त या पर्याप्त रूप से। इसका जब भी इस्तेमाल होता है तो किसी एडजेक्टिव के बाद, किसी एडवर्ब के बाद या किसी वर्ब के बाद। हमेशा याद रखना है कि इनफ जब भी एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो जिस एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब की चर्चा करेगा हमेशा उसके बाद इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इनफ एडजेक्टिव का काम करता है तो हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे पर्याप्त पैसा, इनफ मनी, पर्याप्त लोग, इनफ पीपल, पर्याप्त दूध, इनफ मिल्क। लेकिन पर्याप्त रूप से लंबा, टॉल इनफ, पर्याप्त रूप से तेजी से, फास्ट इनफ। समझ रहे ना। तो जब आप ये कहते हैं कि रिच इनफ, तो ये एडजेक्टिव है, अमीर, रिच, ये एडवर्ब है, पर्याप्त रूप से। रिच इनफ मतलब पर्याप्त रूप से अमीर, पर्याप्त अमीर मतलब इतना अमीर कि काम हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया टू बाय दिस कार, इस कार को खरीदने के लिए। इस कार को खरीदने के लिए। पर्याप्त अमीर इस कार को खरीदने के लिए, मतलब इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर मतलब सो रिच, इतना अमीर दैट, जैसे लिखा है कि माया वॉज, माया थी रिच इनफ टू बाय दिस कार, पर्याप्त अमीर थी इस कार को खरीदने के लिए। तो आप लिखेंगे कि माया वॉज सो रिच, माया इतनी अमीर थी दैट की
शी कुड बाई, वह खरीद सकती थी, शी कुड बाई दिस कार, या दैट कार लिख दीजिए। कि माया was so rich that she could buy that car, कि वो कार खरीद सकती थी, है ना। जब TOO लगा देते हैं तो आवश्यकता से अधिक, मतलब नेगेटिव सेंस आ जाता है कि वो काम नहीं हो पाएगा, और इनफ लगाते हैं तो पर्याप्त रूप से, यानी इतना है कि काम हो जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है ना। तुम इतने समझदार हो कि इस समस्या से निपट लोगे, ठीक है ना। You are wise enough, you are wise enough, तुम पर्याप्त समझदार हो to deal with this problem, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। You are wise enough to deal with this problem, आप पर्याप्त रूप से समझदार हैं टू डील विथ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निपटने के लिए। यानी यू आर सो वाइज, आप इतने समझदार हैं, दैट की यू कैन डील, आप निपट सकते हैं, यू कैन डील विथ दिस प्रॉब्लम, कि आप इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। दादी इतनी बूढ़ी हैं कि चल फिर नहीं सकती हैं। grandma is too old, आवश्यकता से ज़्यादा ओल्ड है, टू वॉक करने के लिए, चलने फिरने के लिए वो आवश्यकता से ज़्यादा बूढ़ी हैं, जितना नहीं होने चाहिए उससे भी ज़्यादा बूढ़ी है, मतलब नहीं चल पाएंगी। तो ग्रैंडमा इज सो ओल्ड, ग्रैंडमा इतनी बूढ़ी हैं दैट कि शी कैनॉट वॉक, कि वो वॉक नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रहा है ना। लोग इतने ईमानदार हैं कि तुम्हारा बैग नहीं चुराएंगे। तो पीपल आर ऑनेस्ट, ईमानदार हैं, इनफ, पर्याप्त रूप से। तो लोग जो है इतने ऑनेस्ट हैं, नॉट टू स्टील, कि वो ना चुराएं,
नॉट टू स्टील योर बैग, कि वो तुम्हारा बैग ना चुराएं। या पीपल आर तो ऑनेस्ट इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से ऑनेस्ट हैं। नॉट टू स्टील, ना चुराने के लिए, योर बैग, तुम्हारा बैग। तो पीपल आर सो ऑनेस्ट, लोग इतने ऑनेस्ट हैं दैट कि दे कैन नॉट स्टील, कि वो चुरा नहीं सकते हैं योर बैग, तुम्हारा बैग। यह मशीन इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। तो दिस मशीन इज टू हेवी, ये आवश्यकता से ज़्यादा भारी है। टू बी लिफ्टेड, उठाए जाने के लिए। टू बी लिफ्टेड मतलब उठाए जाने के लिए। तो उठाए जाने के लिए जितना भारी होना चाहिए उससे भी ज़्यादा भारी है, यानी उठाया नहीं जा सकता। तो दिस मशीन इज सो हेवी, ये इतना भारी है। उठाया जाना, टू बी लिफ्टेड पैसिव होता है ना। तो दिस मशीन इज सो हेवी दैट कि इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, कि इसको उठाया नहीं जा सकता है। अगर इसी बात को ये कहते कि यह मशीन इतना भारी है कि तुम, देखिए नई चीज आ गया कि तुम इसे नहीं उठा सकते हो। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो उठा सकते हो, इसको काम करने वाला आदमी तुम है ना। तो दिस मशीन इज टू हेवी, ये मशीन आवश्यकता से ज़्यादा भारी है तुम्हारे लिए, फॉर यू टू लिफ्ट, उठाने के लिए, कि तुम्हारे लिए भारी है उठाने के लिए, यानी तुम ना उठा पाओगे, है ना। तो दिस मशीन इज टू हेवी फॉर यू टू लिफ्ट, यानी दिस मशीन इज सो हेवी, ये मशीन इतना ज़्यादा हेवी है दैट कि यू कैन नॉट लिफ्ट इट, कि आप इसको उठा नहीं सकते हैं। ठीक है जी। मनीष इतना समझदार है कि उनसे झगड़ा नहीं करेगा। तो मनीष इज वाइज इनफ, पर्याप्त रूप से समझदार है, नॉट टू फाइट विद देम,
उनसे ना लड़ने के लिए, कि उनसे नहीं लड़ेगा वो। तो हम बोल सकते हैं कि मनीष इज सो वाइज, मनीष इतना समझदार है, दैट कि ही कैन नॉट फाइट, कि ही कैन नॉट फाइट विद देम, कि वो उनसे नहीं लड़ सकता है। माया इतनी अड़ियल है कि कोई उसे समझा नहीं सकता। समझा नहीं सकता एक्शन है, इसको करने वाला कोई है। तो माया इज टू रिजिड या टू ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ियल, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। अच्छा, टू का नेगेटिव सेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस जैसा अर्थ देता है ये। तो टू रिजिड फॉर एनीवन, टू परसुएड हर, किसी के लिए भी उसको परसुएड करना बहुत मुश्किल है। तो आप कहते हैं कि माया इज सो रिजिड, माया इतनी रिजिड है, दैट कि नो वन, कोई भी नहीं, दैट नो वन कैन परसुएड हर, कि कोई उसे राजी नहीं कर सकता, मना नहीं सकता है। सवाल या एसएससी सीजीएल इतना आसान है कि कोई गांव का साधारण बच्चा भी एक साल में निकाल सकता है। तो एसएससी सीजीएल इज इजी इनफ, पर इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, ये पर्याप्त रूप से आसान है फॉर इवन अ सिंपल बॉय, इवन फॉर अ सिंपल विलेज बॉय। सिंपल तो ना कह के ऑर्डिनरी या एवरेज, इवन एसएससी सीजीएल is easy enough for even an average village student to qualify it, to qualify it
इसको क्वालिफाई करने के लिए इजी इनफ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल इज सो इजी, एसएससी सीजीएल इतना आसान है दैट की इवन एन एवरेज, यहाँ तक कि एक औसत विलेज विद्यार्थी, विलेज स्टूडेंट भी कैन क्वालिफाई इट, इसको क्वालिफाई कर सकता है। इवन मतलब यहां तक कि माया इतनी तेज है कि इस सवाल को, कि इस क्वेश्चन को वह 30 सेकंड में सॉल्व कर देगी। Maya is intelligent enough to solve this question in 30 seconds. Maya is so intelligent, माया इतनी तेज है that she can solve this question, कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है in 30 seconds, 30 सेकेंड में। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जाम में जहां इनफ है वहां टू कर देता है, जहां टू है वहां इनफ कर देता है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहां TOO चाहिए या इनफ चाहिए। TOO का मतलब आवश्यकता से अधिक, इतना कि नहीं हो पाएगा, और इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, यानी इतना है कि होगा काम, उसका पॉजिटिव कोनोटेशन या सेंस होता है। ठीक है, दिल्ली यहाँ से इतना दूर है कि तुम कार से 10 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। Delhi is too far from here, यहाँ से too far है, for you तुम्हारे लिए, to reach there in 10 hours by car,
आपके लिए कार द्वारा 10 घंटे में वहाँ पहुँचने के लिए टू फार है। यानी दिल्ली इज सो फार, दिल्ली इतना दूर है फ्रॉम हियर, यहाँ से, दैट कि यू कैन रीच there in 10 hours। क्या आप वहाँ 10 घंटे में पहुँच सकते हैं बाई कार द्वारा। ठीक है, तो ये भी कभी ये सेंटेंस दे करके इस तरह से कहेगा बनाइए, रिमूव कर दीजिए TOO को, या इस तरह से सेंटेंस देगा, कहेगा कि इसमें TOO लगाइए। दोनों में एक ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस एक ही क्लॉज है, और ये मल्टीपल सेंटेंस है, मल्टीपल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आया है ना। तो ऐसे इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता है। ये सेंटेंस कहा कि इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए। डायरेक्शन का तरीका भी बदल सकता है। एक तो डायरेक्शन या निर्देश देने का तरीका हो सकता है कि रिमूव TOO को हटाइए, तो हटाइए, तो इस तरह से बन सकता है ये सेंटेंस। या इसी को कह सकता है कि दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है? क्योंकि यहाँ मेन क्लॉज है। देखिए कहाँ है मेन क्लॉज, चलिए पहले दिखाते हैं। डेली यहाँ सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टू फार फ्रॉम हियर फॉर यू टू रीच देयर इन 10, ये पूरा जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो केवल एक मेन क्लॉज आया है बस पूरा। यहाँ पे क्या है? डेली सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सो फार फ्रॉम हियर दैट यू कैन रीच देयर इन, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा मेन क्लॉज हो गया। लेकिन एक चीज़ और, दैट यू कैन रीच देयर इन 10 आवर्स, भाई ये जो है सब्जेक्ट है, कैन रीच जो है वर्ब है, देयर जो है एडवर्बियल है, इन 10 आवर्स ये भी एडवर्बियल है, बाई कार ये भी एडवर्बियल है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है ही। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। इसलिए ये सिंपल सेंटेंस ऊपर वाला और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।